हाय एमपीएस, ये हमारा हिस्ट्री का 6th वीडियो है, ठीक है। जो हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा था इतिहास की अवधारणा, आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, उसी का 6th वीडियो है। अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 5 तक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट रहेगा, उसके थ्रू जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद ही 6 वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और इस 6 वीडियो के बाद 7th वीडियो जो आएगा वो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। मतलब ये चैप्टर खत्म होने ही वाला है, समझ लो खत्म हो ही गया है। अगर आप लोगों ने एक वीडियो भी नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखना स्टार्ट करो और चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करो, ठीक है। हम लोगों ने 5th वीडियो में पढ़ा था। अब देखो विभिन्न प्रकार के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हमको पढ़ना पड़ेगा कि पढ़ना स्टार्ट किया कि इतिहास को लिखने का क्या सोर्स है, क्या किस माध्यम से, किस जरिए के माध्यम से हम लोग इतिहास लिखते हैं। तो उसमें हम लोग सरकारी दस्तावेज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इतिहास लिखते हैं। उसी में से जो दूसरा पॉइंट है वो क्या, आत्मकथा या संस्मरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्राचीन इतिहास को लिख सकते हैं। कैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है। समझ लो अभी तुम है, ठीक है, अभी समझ लो हम अपनी आत्मकथा एक्चुअली में होता क्या है पहले ये समझो, ठीक है। आत्मकथा क्या होता है पहले इसको समझाते हैं। तो तुम लोग हिंदी में आत्मत्राण पढ़ा होगा, हाँ भैया पढ़े हैं, ठीक है, आप ही तो पढ़ाए थे, ठीक है। नहीं पढ़ा अभी तक तो देख लो, हिंदी में आत्मत्राण पढ़ाई कविता जो था 10th क्लास का कंप्लीट हो गया, तो तुम लोग जाके देख सकता है उसको, ठीक है। अब छोड़ो उसको। आत्मत्राण में जो आत्म था, आत्म मतलब होता है अपना, आत्म मतलब क्या होता है, अपना खुद का, स्वयं का, ठीक है। कथा मतलब अपना कथा मतलब समझते हो ना, अपने बारे में बताना। तो अपने बारे में जब लिखा जाता है तो उसी को बोलते हैं आत्मकथा। नहीं समझ में आया, ठीक है। समझ लो महात्मा गांधी है, क्या है, महात्मा गांधी थे। उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुआ, किस किस आंदोलन में शामिल हुआ, कब कब उनको जेल जाना पड़ा, ये सब चीज़ें उन्होंने क्या किया था, अपने अंतिम क्षणों, जीवन के अंतिम क्षणों उन्होंने क्या किया था, किताब में वो सब चीज़ें लिख दी थी। और जब अपने जीवन के बारे में कोई व्यक्ति लिखता है, अब स्वयं से लिखता है, ठीक है, अपने से खुद से लिखता है, तो उसी को हम बोलेंगे, वो जो किताब लाएगा वो क्या कहलाएगा, उस आदमी का आत्मकथा कहलाएगा। समझ में आत्मकथा क्या है, ठीक है। अब ये आत्मकथा तो तुम लोग को समझ में आएगा। एक तुम लोग पढ़ा होगा बायोग्राफी, या आता भी होगा तुम लोग का एग्जाम में, इंग्लिश में आता होगा बायोग्राफी लिखने, ठीक है। बायोग्राफी मतलब होता है जैसे तुमको कुछ महात्मा गांधी के बारे में तुम जब लिखेगा ना, कुछ पॉइंट तुमको दिया रहेगा, तुम उसके जरिए, उसके माध्यम से तुम महात्मा गांधी या भी कोई भी किसी के व्यक्ति के बारे में तुम लिखेगा तो वो तुम्हारा कहलाएगा बायोग्राफी, ठीक है। लेकिन जब महात्मा गांधी अपने बारे में स्वयं से लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं या आत्मकथा कहते हैं। तो आत्मकथा मतलब कोई व्यक्ति अपने बारे में जब खुद से लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। संस्मरण मतलब वही मेमोरी, कोई भी तुम्हारे साथ विशेष प्रकार की घटना घटित हुई, विशेष प्रकार की घटना, कहीं तुम गए थे, ठीक है, या कहीं कोई गया था, ठीक है, उसके साथ जो भी घटना घटित हुआ उसको भी क्या करेगा, वो किताब में लिख देगा, किताब के माध्यम से लिख देगा, ठीक है। तो वो उसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका स्मरण कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता क्या है देखते हैं पहले। आत्मकथा एवं स्मरण कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लिखे जाते हैं। यह उनके अनुभव या जीवन की घटनाओं पर आधारित होता है, यह अपने याददाश्त के आधार पर लिखा जाता है। इसके माध्यम से भी हम उसको उस समय के इतिहास को जान सकते हैं या जानने में हमको सहायता मिलती है। तो समझ में आया। अभी हम अपने जीवन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो हमको अपने आसपास के परिवेश के बारे में भी लिखना पड़ेगा और देश दुनिया में क्या घटनाएं घटित हो रहे हैं, हमारे देश में आसपास क्या घटना घटित हो वो भी हमको थोड़ा मोड़ा तो उसके बारे में जानकारी अपनी आत्मकथा में देनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, अभी हम दे देंगे, ठीक है। जो आने वाला आदमी है, ठीक है, जो आएगा भविष्य में, वो क्या करना, मेरी जो लिखी हुई कथा है, आत्मकथा, उसके माध्यम से क्या कर सकता है, अभी के सिचुएशन को समझ सकता है। तो वो क्या कहलाएगा, आज के इतिहास को, आज के समय को पढ़ने का, जानने का जरिया कहलाएगा। वही तो इतिहास है। पुराने समय को जानना क्या कहलाता है, इतिहास। और किसके माध्यम से जाना, मेरी आत्मकथा के माध्यम से जाने। तो आत्मकथा भी क्या हुआ, एक इतिहास को जानने का क्या हुआ, एक सोर्स हुआ, स्रोत हुआ, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के व्यक्ति ने, प्राचीन समय के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों ने क्या क्या है, अपने आत्मकथा लिखा है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस समय के घटना के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। उसी में सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एमसीक्यू इससे पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए सबका लिखा है, ठीक है। एमसीक्यू पूछेगा, तुम्हारा एक किताब खोजेगा तो उसमें कभी नहीं मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। और इससे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए अभी से रटना स्टार्ट करो। चलो मेरे साथ रटो। बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। इन्होंने जो आत्मकथा लिखा, उस आत्मकथा का नाम क्या है, आत्मकथा का नाम, कथा का नाम, ठीक है। जैसे हम अपना आत्मकथा लिखेंगे तो ठीक है, आत्मकथा जो होगी एक पुस्तक के रूप में पब्लिश होगी, ठीक है। एक पुस्तक के रूप में पब्लिश हो, पुस्तक का कुछ नाम देना पड़ेगा ना। तो ही जैसे बिपिन चंद्र पाल ने अपनी जो आत्मकथा लिखा, उस आत्मकथा का नाम था 70 वत्सर। ये तुमको पढ़ना है, ठीक है। याद कर लो, बिपिन चंद्र पाल ने जो आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम क्या है, 70 वत्सर।
MCQ में पूछेगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लो, ठीक है। सल्ला देवी चौधरानी, उनकी आत्मकथा का नाम है जीवनेर झाड़पाता, जीवनेर झाड़पाता, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम है जीवन स्मृति। तीनों याद रखो जल्दी बोलो। बिपिन चंद्र पाल, नाम क्या है? 70 बस्तर। जो सल्ला देवी चौधरानी, ठीक है, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? जीवनेर झाड़पाता। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? जीवन स्मृति। बोलेगा जीवन स्मृति रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है? तो आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के बारे में जिस पुस्तक में लिखा उस पुस्तक का नाम क्या है? जीवन स्मृति। उसके बाद तुम लोग APJ अब्दुल कलाम को तो जानते ही होगे, ठीक है। उनकी जो आत्मकथा है, ठीक है, उस आत्मकथा, वो जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? विंग्स ऑफ फायर, मतलब अग्नि की उड़ान। विंग्स ऑफ फायर मतलब अग्नि की उड़ान, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, प्लेइंग इन माई वे, प्लेइंग इन माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है, प्लेइंग इन माई वे, ठीक है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने भी अपने बारे में स्वयं से लिखा था, और उसका नाम क्या था? वो जो पुस्तक था उसका नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच्चाई, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ माने सच्चाई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा था, उस ऑटोबायोग्राफी, उस बुक, ये सब बुक है, ठीक है। इस बुक का नाम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम ही है एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में तो सब कुछ जानता ही है, ठीक है। इनके बारे में क्या बताएं, ठीक है, इनके बारे में तो सब जानते ही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था? अपने बारे में, स्वयं के बारे में क्या क्या था? एक पुस्तक के रूप में लिखा था, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, ठीक है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है वो क्या है? द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हमारे महान नेता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मौलाना आज़ाद, इन्होंने क्या किया था? अपने बायोग्राफी लिखा था, उस बायोग्राफी का नाम, ऑटोबायोग्राफी लिखा था, उसका नाम दिया था इंडियन विंस फ्रीडम। तो समझ में आया? इंडियन विंस फ्रीडम बोलेगा किसकी आत्मकथा है? ये किनकी आत्मकथा है? तो किसका होगा? मौलाना आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? द इंडियन स्ट्रगल। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? एन ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इन माई वे, ठीक है। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या? विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? जीवन स्मृति। सल्ला देवी चौधरानी की आत्मकथा का क्या नाम है? जीवनेर झाड़पाता। बिपिन चंद्र पाल की आत्मकथा का क्या नाम है? 70 बस्तर। रट लो, जल्दी से रट लो, किताब में लिखो, रट लो, रट्टा मार लो, ठीक है। 1 मार्क्स का पक्का आएगा, 100%, 1 मार्क्स ना 1 मार्क्स का आएगा, इसलिए जल्दी से लिखो। अब हम लोग का सिलेबस में सबके बारे में तो नहीं पढ़ना है ना, हमारे सिलेबस में ये जो बिपिन चंद्र पाल है, सल्ला देवी चौधरानी और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके ही जीवन बारे में, इनकी जो 70 वर्ष जीवन झाड़पाता, जीवन स्मृति क्या है, उससे किस प्रकार से इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, बस इनको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले पूरा इसको लिख लो, याद कर लो, उसके बाद हम इन तीनों को पढ़ाते हैं। पहले इसको लिख लो, याद करो जल्दी, ठीक है, लिखो पहले। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग की जो पहली आत्मकथा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके माध्यम से किस प्रकार के इतिहास को हम जान सकते हैं वो पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स का ऐसे ही पूछ देगा, ठीक है। पूछा बिपिन चंद्र पाल की 70 बस्तर में से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार मिलती है, या बिपिन चंद्र पाल के जीवन के बारे में हमें क्या मिलती है, क्या जानकारी प्राप्त होती है, या 70 बस्तर क्या है, वो लिखो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, तो ये तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो 70 बस्तर बिपिन चंद्र पाल की आत्मकथा है, सबको पता। इनका जन्म 7 नवंबर, ये क्या 7 नवंबर 1858 ईस्वी में बंगाल के एक हिंदू धनी परिवार में हुआ था। ये बिपिन चंद्र पाल के बारे में उनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद अब थोड़ा अपने देखो, 70 बस्तर बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। अब क्या है, हाँ, इतिहासकारों ने क्या क्या, ये जो इतिहासकारों ने क्या क्या उसके बारे में उसको पूरा पढ़ा है, अध्ययन किया है, ठीक है, और उससे क्या क्या जानकारी प्राप्त हुआ उसी को लिखा। इतना 70 बस्तर जो सोच रहे हो तुम लोग, ये तो किताब है ना, इतना छोटा थोड़ी में सिमट जाएगा, ये बहुत बड़ा किताब है, उससे कुछ कुछ जानकारी हमको 10 क्लास में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये बचपन से ही विद्रोही प्रकृति के थे, पिता से अनबन होने पर इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। मतलब ये विद्रोही प्रवृत्ति के होने का मतलब क्या है, मैंने अपने सिद्धांतों
सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति, अगर तुम्हारे सिद्धांतों पे कोई रुकावट उत्पन्न होगा तो तुम क्या करोगे, वहां छोड़ दोगे, ठीक है। उसी प्रकार इनके पिता से कुछ अनबन हुई जिसके कारण इन्होंने क्या अपने घर का त्याग कर दिया, ठीक है। ये कांग्रेस के गरम दलीय नेता लाल बाल पाल के तिगड़ी के सदस्य थे। लाल बाल पाल के बारे में तुम लोग पढ़े हो गए, लाल बाल पाल, उसी में जो पाल थे उन पाल का फुल फॉर्म क्या है, बिपिन चंद्र पाल। लाल का क्या, लाला राजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल ये कांग्रेस के गरम दलीय नेता थे, ठीक है, पुराने समय के, ठीक है। और उन्हीं में से एक थे कौन, बिपिन चंद्र पाल। इसके बारे में भी तुम आगे जो इतिहास पढ़ोगे तो आगे हम पढ़ाएंगे कि लाल बाल पाल की क्या भूमिका रही है, ठीक है, आंदोलनों में, ठीक है। इनकी आत्मकथा 70 वत्सर से हमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती। अब ये बिपिन चंद्र पाल क्या थे, कांग्रेस के नेता थे, गरम दलीय कांग्रेस के नेता थे। अब कोई राजनीतिक दल के नेता रहोगे तो तुम अपने जीवन परिचय में जब लिखोगे अपनी बायोग्राफी, तो उस समय तुम क्या क्या उस जिस राजनीतिक दल में तुम था वो राजनीतिक दल क्या क्या घटना घटित हुआ था, उसमें क्या क्या किया था, वो सब तो लिखोगे ना। तो उसी प्रकार इनके जब आत्मकथा को हम पढ़ते तो उस समय की जो राजनीति हो रही थी, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा जो भी राजनीतिक हो रही थी, ठीक है, उसके विषय में भी इन्होंने क्या किया, अपने 70 वर्ष जो जीवन परिचय उसमें लिखा था। इनकी आत्मकथा के माध्यम से कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलनों का विस्तृत जानकारी, राजनीतिक एवं तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट ज्ञान मिलता है। उस समय कांग्रेस ने कौन कौन से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, कांग्रेस ने किस किस प्रकार के आंदोलन किए थे, ठीक है, उन सब की जानकारी इनकी आत्मकथा में मिल जाती है। समझ में आया, क्योंकि ये खुद क्या थे, गरम दलीय कांग्रेस के एक नेता थे, तो ये क्या कांग्रेस के आंदोलनों में शामिल होना पड़ता था, वो इनके जीवन का हिस्सा था। तो अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के हिस्से को तो ही लिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के द्वारा जितने भी आंदोलन उनके समय में किया जाता था उन सब की जानकारी इनके आत्मकथा में मिल जाती है, जिससे हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। सन 1928 में प्रवासी नामक पत्रिका मतलब मैगजीन होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, लास्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। मैगजीन क्या होता है, पत्र न्यूज़पेपर क्या होता है, ऐसा अंतर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो, सन 1928 ईस्वी में प्रवासी नामक पत्रिका में उनकी आत्मजीवनी धारावाहिक के रूप में 2 वर्षों तक प्रकाशित हुई थी। मतलब थोड़ा थोड़ा करके, बहुत बड़ा पुस्तक है ना, तो सीरियल देखते हो, एक सीरियल आता है उसके बाद दूसरा सीरियल आता है, उसी को बोलते हैं धारावाहिक। उसी प्रकार इनकी आत्मकथा का 2-3 पन्ना एक दिन प्रकाशित हुआ, फिर 2-3 पन्ना किसी दूसरे दिन प्रकाश, ऐसे ऐसे करके इनकी आत्मकथा 2 वर्षों तक वहां पे प्रकाशित होती रही इस पत्रिका में, ये मैगजीन है, ठीक है। सन 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1932 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1954 ईस्वी में इनके पुत्र ने इनकी आत्मकथा को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, ठीक है। तो समझ में आया ना, पहले ये न्यूज़ पे मैगजीन में छपता था, मैगजीन तो पता है ना तुमको, मैगजीन को ही पत्रिका बोलते हैं। मैगजीन में आता था, 2-3 पन्ना छप के आता था। उसके बाद इनके पुत्र ने क्या किया, इनकी जो आत्मकथा इन्होंने लिखी थी बिपिन चंद्र पाल, उस पुस्तक को, उस जो आत्मकथा थी उनको क्या किया, पुस्तक का एक रूप दे दिया 1954 ईस्वी में, ठीक है। पुस्तक का रूप देके प्रकाशित कर दिया। अब ये पुस्तक के फॉर्म में आएगा, धारावाहिक के फॉर्म में नहीं आएगा। अब ये पुस्तक के फॉर्म में तुम परचेस करके इनके जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हो या पढ़ सकते हो। इन्होंने 1905 ईस्वी में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछेगा कि वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, इनके आत्मकथा को पढ़ने से मिल रही है ना। तो बिपिन चंद्र पाल ने 1905 ईस्वी में क्या कहता है, वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो समझ में आया, हम बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहता, अपने जीवन परिचय के बारे में लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या था, 70 वत्सर, ठीक है, 70 वत्सर, आधा तो है, ठीक है, वत्सर, ठीक है। अब क्या हुआ, वो थे क्या थे, किसी कांग्रेस के गरम दलीय नेता में शामिल थे। तो कांग्रेस उस समय क्या क्या राजनीतिक हरकत कर रहा था, किन किन आंदोलनों को कर रहा, अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या विद्रोह कर रहा था, ठीक है, किस प्रकार का आंदोलन उस समय घटित हो रहा था, ये सब की जानकारी उन्होंने अपने क्या ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा में लिखी, 70 वर्ष में लिखी। तो इनकी आत्मकथा को पढ़ने से हमको क्या, उस समय जो कांग्रेस के द्वारा जो भी घटनाएं घटित की जा रही थी, आंदोलन की जा रहा था, उसकी जानकारी तो मिलती है। तो वही चीज तो इतिहास कहलाता है। तो क्या सच में इतिहास को जानने में आत्मकथा सहायक है? हाँ सहायक है, देख सकते हो। ये सब चीजें तुमको कहाँ से पता चलेगी, इनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद ही तो ये प्राचीन, ये 1905 की घटना तुमको कैसे पता चली, ठीक है। ये सब चीजें कैसे पता चलेगी तुमको, जब बिपिन चंद्र पाल की जो आत्मकथा है 70 वर्ष, उसी चीज को पढ़ने के बाद ही तुमको पता चलेगी ना। तो 70 आत्मकथा क्या इतिहास को जानने में सहायक है? हाँ, आत्मकथा इतिहास को जानने में सहायक है।
तो ये बिपिन चंद्र पाल की आत्मकथा 70 बस्तर में जो भी चीजें लिखी थी उसको निचोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत संक्षिप्त रूप में तुम्हारे 10 क्लास में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तुमको इतना ही लिखना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको लिख लो, याद कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। करवाएंगे, तुमको समझ में आएगा। अभी पहले इसको लिख लो, उसके बाद दूसरा पढ़ाते। पहले इसको लिखो। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी आत्मकथा है जीवन स्मृति, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तुम लोग पढ़ा ही होगा, इनका एक कविता भी है आत्मत्राण, ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, तो उनके बारे में भी तुम पढ़ ही लिया होगा अभी तक, ठीक है। तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। उनकी जीवन स्मृति, इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या है, जीवन स्मृति, वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने आरंभिक जीवन का वर्णन किया था। आरंभिक मतलब शुरुआती जीवन। शुरुआती जीवन समझ, तो जैसे हम अभी क्या है, जवान है, ठीक है, फिर माने युवा है, ठीक है, उसके बाद हम पौध हो गए, बीच वाले होंगे, फिर मिडिल, फिर उसके बाद वृद्धा अवस्था में हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो जवानी वाला अवस्था है, जो युवा अवस्था है, उन्हीं सब अवस्था उसी के समय को उन्होंने क्या किया था, अपनी आत्मकथा में लिखा था। उस समय को मतलब 20, 25, 27 साल के जब तक थे, उसी समय की जो घटनाएं थी उन्होंने क्या किए थे, अपनी आत्मकथा में लिखा था। बांग्ला भाषा में लिखित इस पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 27 वर्षों की प्रारंभिक जीवन का वर्णन किया है। तो जब से उन्होंने होश संभाला था, उसके बाद जब तक 27 वर्ष के हुआ, उस समय तक उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुआ था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या समाज में देखा था, इन सब चीजों का जिक्र उन्होंने अपनी जीवन स्मृति में किया था। मतलब जब से उन्होंने होश संभाला था, उसके बाद 27 वर्ष के जब हुए थे, उस समय तक उनके बारे में, उनके साथ जो जो घटनाएं घटित हुआ, उसी समय का इन्होंने अपने जीवन स्मृति में जिक्र किया, अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है। अपनी आत्मकथा में गुरुदेव मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर को ही प्रेम से गुरुदेव कहा जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव कहा जाता है। तो अपनी आत्मकथा में गुरुदेव ने जो लिखा है उससे तत्कालीन कलकत्ता की सामाजिक स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, औरतों की समाज में दशा, उनके परिवार के लोगों के उनके प्रति प्रेम का व्यवहार का पता चलता है, ठीक है। तो जीवन स्मृति मेन हमें क्या है, इतिहास जानना है कि इससे हमें इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो जीवन स्मृति को, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है, उसको जब तुम पढ़ोगे ना, तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर के समय क्या क्या, जो कलकत्ता है, कलकत्ता की क्या स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति, कैसे वहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है, किस प्रकार के लोग रहते थे, इन सब चीज़ों की तुमको जानकारी होगी। और जानकारी क्या होगी, जो उस समय कलकत्ता की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से, किस सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ाया जाता था, उस चीज़ों की तुमको जानकारी होगी। और औरतों की समाज में क्या दशा थी उस समय, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर के समय में औरतों की समाज में क्या दशा थी, इन सब चीज़ों की जानकारी मिली। अब औरतों की समाज में दशा का मतलब तुम तो जानते ही होगे, अभी तो स्त्री और पुरुष दोनों क्या एक समान है और वो सही ही है, ठीक है। लेकिन स्त्रियों को उनका अधिकार तो अभी प्राप्त हुआ, लेकिन आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले क्या था, स्त्री और पुरुष में बहुत भेदभाव होता था, ठीक है। स्त्रियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, घूंघट सर पे रखना होता था, ठीक है। और क्या, उनको शिक्षा भी नहीं दिया जाता था। तो ये जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, बुरा व्यवहार होता था, इन सब चीज़ों को समाज में उन्होंने देखा और अपनी आत्मकथा में इन सब चीज़ों का जिक्र किया। और क्या, उनके परिवार के लोगों को उनके प्रति प्रेम का व्यवहार भी प्रकाश डालता है। मतलब इनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद तुमको ये भी पता चल जाएगा इनके प्रति इनके परिवार वाले इनको कितना प्रेम करते थे, किस प्रकार से इनके साथ व्यवहार करते थे, इन सब चीजों का भी तुमको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। सन 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, ये सब तुमको पता ही होगा, हिंदी में पढ़ाई होगा, ठीक है। उनकी आत्मकथा द पिक्चर ऑफ माई लाइफ नाम से अंग्रेजी में अनुवाद है। जो इनकी आत्मकथा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो आत्मकथा है, वो किस में है, बांग्ला भाषा में, और उसका नाम क्या है, जीवन स्मृति, ठीक है। तो बांग्ला भाषा में रहेगा तो सिर्फ बांग्ला भाषी लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो एक कोई अनुवादक, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इस पुस्तक जो बांग्ला भाषा में है उसको क्या क्या पढ़ के उसको इंग्लिश में अनुवाद कर दिया। तो जीवन स्मृति का इंग्लिश अनुवाद का नाम क्या है, इस पुस्तक का इंग्लिश अनुवाद का नाम क्या है, द पिक्चर ऑफ माई लाइफ। बोलेगा द पिक्चर ऑफ माई लाइफ किनकी आत्मकथा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी आत्मकथा इंग्लिश में लिखी है, नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी आत्मकथा बांग्ला में लिखी है, जीवन स्मृति नाम से, ठीक है, उसी को इंग्लिश में अनुवाद करके द पिक्चर ऑफ माई लाइफ नाम से प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो समझ में आया रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनकी जीवन स्मृति के बारे में, जीवन स्मृति
स्मृति क्या है ये समझ में आया। जीवन स्मृति से हमें क्या पता चलता है, तो कलकत्ता की तत्कालीन स्थिति का पता चलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के समय कलकत्ता की क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, कैसे लोग रहते थे, किस तरह से मिलजुल कर रहते थे या कैसे रहते थे, उन सब चीज़ों की पता चलता है। और क्या पता चलता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की पता चलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि इस प्रकार से उस समय उनके समय में किस प्रकार से लोगों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। इन सब चीज़ों का अपने जीवन स्मृति, अपनी आत्मकथा में जिक्र किया। और औरतों की दुर्दशा का भी जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इनकी आत्मकथा, रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति को पढ़ने के बाद। समझ में आया? तो जल्दी से जीवन स्मृति के बारे में लिखो, इसके बाद लास्ट वाला लिखाते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। पहले इसको लिखो जल्दी से। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग की अंतिम आत्मकथा है, ठीक है, जीवनेर झाड़पाता, उसके बारे में पढ़ेंगे। जीवनेर झाड़पाता जो आत्मकथा है वो किनकी आत्मकथा है, तो सल्ला देवी चौधरानी की आत्मकथा है। सल्ला देवी चौधरानी कौन, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में या रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे, ठीक है, उनकी ही पुत्री का नाम क्या था, सल्ला देवी चौधरानी। तो सल्ला देवी चौधरानी के जो चाचा बोल सकते हो या अंकल बोल सकते हो, वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे या रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम सल्ला देवी चौधरानी की आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सल्ला देवी चौधरानी की आत्मकथा में हमें एक ये क्या थी, एक नारी थी, महिला थी, ये एक शिक्षावादी महिला थी। शिक्षावादी मतलब ऐसी महिला जो शिक्षा को पसंद करने वाली थी। इनका मानना था कि औरतों को भी, उस समय औरतों को शिक्षा का ऐसा लोग मानते थे कि औरतों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, लेकिन इनका मानना था कि औरतों को भी शिक्षा का अधिकार है। और ये जो करते थे, ये कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं होता है कि समाज में औरतों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ माने आंदोलन टाइप का होता है, उस टाइप का ये उस समय अपने टाइम में क्या करती थी, ठीक है। तो औरतों को अधिकार दिलाने के लिए औरतों पे उस समय क्या क्या जुल्म हो रहा है, किन किन दशाओं में औरतों को रहना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इनकी आत्मकथा में अधिकतर जिक्र मिलता है। समझ में आया? ठीक है। अब हमको इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेते हैं फिर से, ठीक है। यह सल्ला देवी चौधरानी की आत्मकथा यह रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई की बेटी थी। सन 1944 ईस्वी में सल्ला देवी चौधरानी की मृत्यु के बाद, सल्ला देवी चौधरानी की मृत्यु कब हुई, 1944 ईस्वी में सल्ला देवी चौधरानी की मृत्यु के बाद उनके संस्मरणों को धारावाहिक के रूप में बंगला पत्रिका में प्रकाशित किया गया। उनकी जो संस्मरणें थी, ठीक है, मेमोरीज थी, उनको क्या किया था, लेखकों ने क्या किया था, पत्रिका देश पत्रिका थी, मैगजीन थी, उसमें क्या किया था, धारावाहिक के रूप में थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में लिख के प्रकाशित करते रहे थे, ठीक है। और 30 वर्षों बाद पुनः इसे जीवनेर झाड़पाता पुस्तक के नाम से प्रकाशित किया गया। तो जैसे बिपिन चंद्र पाल की जो यादें थी, ठीक है, जो आत्मकथा थी, उसको क्या हुआ, धारावाहिक के रूप में पहले प्रकाशित किया गया था। उसी प्रकार सल्ला देवी चौधरानी की मृत्यु के बाद इनके जो आत्मकथा उसको धारावाहिक के रूप में देश पत्रिका में प्रकाशित किया गया। फिर उसके बाद 30 वर्षों बाद इसको पुस्तक का रूप दे दिया गया। उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया, जीवनेर झाड़पाता। इस पुस्तक में सल्ला देवी चौधरानी ने बाल्यकाल का वर्णन किया, ये इन्होंने अपने बचपन का वर्णन किया है। इस पुस्तक में अधिकतर जीवनेर झाड़पाता जो सल्ला देवी चौधरानी की आत्मकथा है, उसमें उन्होंने क्या किया है, अपने बाल्यकाल मतलब बचपन का जिक्र किया है। बचपन से ही उन्हें अपनी मात्रा लिखते हैं, माता स्वर्ण कुमारी का तिरस्कार सहना पड़ा। उनके आत्मकथा से हमें यह ज्ञात होता है कि उनकी माता के 3 बच्चे होने के कारण उन पर ध्यान केवल नाम मात्र का था। तो इनसे पता चलता है कि उनको कितना दुख था, ठीक है। बचपन से ही उनकी माता का उन्हें तिरस्कार सहना पड़ा था। कहने का मतलब क्या है, 3 बच्चे होने के कारण हो सके किसी की जो माता है, तो इनकी जो माता स्वर्ण कुमारी थी, किसी बच्चे पे किन्हीं बच्चों को अधिक ध्यान देती थी और किसी पे कम ध्यान देती थी, जिसके कारण इनका जो माता का ध्यान था, ठीक है, जो प्रेम मिलना चाहिए था, जो इनका अधिकार था, वो प्रेम इनको नहीं मिल पाया। ये चीजें उनके मानसिक में रह गई कि मुझे अपनी माता का प्रेम कभी नहीं मिल पाया। उन्हें कभी भी माँ का प्यार नहीं प्राप्त हुआ। समझ रहे हो ना, माँ का प्यार नहीं प्राप्त हुआ मतलब उनकी माँ उन पे ध्यान नहीं दे पाती थी, ठीक है। 3 बच्चे होने के कारण इनका ध्यान कम जाता था। ये नहीं कि प्यार नहीं करती, लेकिन कम जाता था। लेकिन इनका मानना था कि हमें मेरा अधिकार जितना था माँ से प्यार लाड प्यार पाने का, उतना मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इनको हमेशा दुख रहता था इन बातों का। इनका पालन पोषण कड़ी नियमों के साथ हुआ था। इनका पालन पोषण क्या होता है, कड़ी नियमों के साथ। उस समय महिलाओं को कड़ी नियमों के साथ रहना पड़ता था, घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर में ही तुमको सब काम, उसी प्रकार के नियमों के साथ ये भी बनी थी और इनका पालन पोषण हुआ था। सन 1905 ईस्वी में इनका विवाह राजभूत चौधरी से
हुआ था। सन 1905 ईस्वी में इनका विवाह कहाँ होता, राजपूत चौधरी से हो गया था। इन्होंने अपनी शिक्षा बैथ्यून कॉलेज, ठीक है, बैथ्यून कॉलेज से पूरा किया। यह एक शिक्षावादी अर्थात ऐसी महिला जो शिक्षाओं को पसंद करती है, ठीक है, जिनका मानना है कि सभी का शिक्षा, सभी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, उसी को बोलते हैं शिक्षावादी। नारीवादी मतलब नारियों का भी मतलब औरतों का भी समाज में उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है, उस प्रकार की विचारधारा वाली औरतों को ही हम बोलेंगे नारीवादी महिला थी। इनकी आत्मकथा में नारियों की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का सचिव चित्रण मिलता है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा में अधिकतर अपने बाल्यकाल के बारे में बताया, मतलब बचपन में किस प्रकार से इनको माँ का प्यार नहीं मिल पाया, इसके लिए उनको क्या कष्ट था, दुख था, इन सब चीज़ों के बारे में बताया, और उस समय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनकी क्या समस्याएं थी, ठीक है, इन सब बातों का जिक्र भी इनकी आत्मकथा में मिल जाता है। तो ये क्या हुआ, जीवने झाड़पता किनकी आत्मकथा हुआ, असला देवी चौधरानी की आत्मकथा है, और इसे भी क्या हुआ, ये खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।